ओके हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग शुरू करेंगे सी प्रोग्रामिंग और ये टू द बेसिक्स होगा। और इसमें मैं कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा जो कि पीडीएफ के फॉर्म्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वो पूरा पीडीएफ सिंपल लैंग्वेज में है, इजी टू अंडरस्टैंड है, डाउनलोडेबल है। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं हमारे नोट्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले नोट्स पे आ जाते हैं। उस पर देखो नोट्स, इस टोटल मैंने इस पूरे सी लैंग्वेज को मैंने 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जो कि चैप्टर्स स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये टोटल 11 चैप्टर्स मैंने इस पे डिवाइड किया है। ठीक है, 11 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 2 प्रोजेक्ट्स भी रखे हैं, 2 गेम्स हम लोग डिज़ाइन करेंगे, जो कि हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते पढ़ते समझेंगे और उसे कैसे डिज़ाइन करना है वो भी देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग में जाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट्स वाली वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो कि ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप वो वीडियो देख लो ताकि समझ में आ जाए हम कौन सी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ अपने कोड रीडर पे और शुरू करते हैं आज का क्लास। VS कोड पे आने के बाद हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी कुछ एक्सटेंशंस को डाउनलोड करने के लिए। इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाना है, यहाँ पे सर्च करेंगे C/C++। ये किया और ये जो पहला वाला है इसे क्लिक करेंगे। ये भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद वापस से आ जाना है अपने एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे आ गया। अब हम आ जाते हैं अपनी कोडिंग के ऊपर। अब हमें क्या करना है, ये हमने अपने नीड्स को पूरा कर लिया, हमें चीज़ों की जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो हमने कर ली। अब आ जाते हैं हम अपने नोट्स पे शुरू से आ जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में, वैसे ही कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसीलिए हम प्रोग्राम करते हैं ताकि कंप्यूटर को हम समझा पाएँ। बेसिकली देखो, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डम मशीन है। अब आप कहोगे कि यार भाई ये डम मशीन है तो हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखो, कंप्यूटर डम मशीन है बट वो बहुत तेज़ी से काम करता है। तो देखो, अगर मैं आपको एक सेट ऑफ नंबर्स दे दूँ, बड़ा नंबर, तो जब तक हम उस वर्ड्स को समझें, जब तक हम उस वर्ड्स को देखेंगे, तब तक हमारा कंप्यूटर उसका आउटपुट दे चुका होगा। तो अब हम सी लैंग्वेज को क्यों सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज ही क्यों। देखो, सी जो लैंग्वेज है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मैंने ओल्डेस्ट और फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा, क्योंकि देखो, इसे बनाया गया था 1972 में डेनिस रिची के द्वारा, जो कि AT&T बेल लैबोरेटरीज में बनाया गया था। अब देखो, जो लैंग्वेज 1972 में बना है और उसे हम 2021 में पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो एक फाइनेस्ट लैंग्वेज है। अब हम सी का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो, सी का यूज़ बहुत जगह पे होता है। कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है, विंडोज़, लिनक्स और भी कई कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। उसके जो मेजर पार्ट्स तो डिज़ाइन किए होते हैं, प्रोग्राम किए होते हैं, वो सी लैंग्वेज से प्रोग्राम किए होते हैं। हम जो टैबलेट्स यूज़ करते हैं, प्रिंटर्स यूज़ करते हैं, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं उसे सी प्रोग्राम से लिखा जाता है, सी लैंग्वेज से लिखा जाता है। अब देखो, जो हमारे कैमराज होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, इसमें एक छोटी सी मेमोरी कार्ड होती है जिसमें कि लिमिटेड स्पेस होती है। अब हमें उस लिमिटेड स्पेस में स्पीड से काम कराना है, तेज़ी से काम कराना है, तो हम उसके लिए सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सी का यूज़ गेम्स को डेवलप करने के लिए भी किया जाता है। बेसिकली हम जो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं, उसमें जो लेटेंसी जो इंपॉर्टेंट होती है, लेटेंसी समझ रहे हो ना। जैसे कि कोई गेम ले लेते हैं, सपोज कोई कंप्यूटर गेम है जिसमें हमें गन चलाना है। अब गन का मैंने फायर बटन को दबाया, अब वो फायर थोड़ा लेट से हो रहा है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें मर जाओगे, गेम ओवर हो जाएगा इन सेंस। तो उस लेटेंसी को कम करने के लिए, ताकि क्विकली रिएक्ट करे कंप्यूटर, तेज़ी से रिएक्ट करे, मैंने बटन दबाया, गन शॉट हो गया, तो उसके लिए सी का यूज़ किया जाता है, उस गेम को डेवलप करने के लिए, लेटेंसी को हटाने के लिए। चलो, ये हमारा ओवरव्यू था सी का प्रोग्रामिंग का। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने एक प्रोग्राम पे। अब बोलोगे यार अभी तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया और सीधा प्रोग्राम पे उतर गए।
तो देखो 1 सेकंड के लिए भूल जाओ कि ये एक प्रोग्राम है, ये बस एक रिटन वर्ड है, ठीक है। इसमें कुछ भी अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। हैशटैग इंक्लूड stdio.h क्या होता है, इंट मेन क्या होता है, ये करली ब्रैकेट क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, सेमीकॉलन्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, रिटर्न 0 क्यों यूज़ हो रहा है, फाइल first.c क्या है, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ ईजी टू गो है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने VS कोड पे। अब यहाँ पे आके देखो ये वाला फाइल से यहाँ पे इससे न्यू फाइल जनरेट होता है, इससे न्यू फोल्डर जनरेट होता है। तो हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, ये हमारा पहला प्रोग्राम है तो इसे नाम दे देंगे first first.c, इंटर करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया। अब हम अपना यहाँ जो हमने कोड लिख रखा है इसे हम एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा लिख दो, एकदम सेम टू सेम, कुछ भी एकदम वर्ड टू वर्ड लिख देना है। हैशटैग इंक्लूड studio.h इंट मेन करली ब्रैकेट। अब देखो ध्यान दो एक चीज़, मैं यहाँ पे एक बार टैप कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ये दूसरा वाला दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये हमारा उस एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है। हमने जो वो एक्सटेंशन डाउनलोड किया है यहाँ से, ये वाला इंस्टॉल जो किया है, ये वाले एक्सटेंशन की वजह से ये ईजी हो रहा है हमारे लिए कोड को लिखने में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम टाइप कर देते हैं printf hello I am learning चलो बढ़िया, यहाँ तक हो गया। अब हम इसे दे देंगे रिटर्न 0। देखो ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया है, जैसा कि यहाँ पे है, एज इट इज़ मैंने ये कोड यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसे Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल्स। अब देखो यहाँ पे लिखना है हमें gcc f टैब। अब देखो यहाँ पे हमने gcc लिखा है। gcc क्यों लिखा, gcc को कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जो कि आई बटन पे मिल जाएगा ऊपर, तो वो देख लेना। वो देख लोगे तो ये चीज़ों को समझ जाओगे, ये इजी टू गो हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे first.c क्यों लिखा गया यहाँ पे। अब देखो हमने जो ये फाइल बनाया है यहाँ पे first.c बनाया है, उसमें इसको मैंने ये वाले कोड को सेव किया। अब उसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, F के बाद टैब प्रेस कर दूँगा, F टैब ऐसे प्रेस करूँगा तो ये शॉर्टकट की है, इजी टू मेमोराइज है, हैंडी है बहुत ज़्यादा, तो ये इजी हो जाता है। अब उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे यहाँ पे एक एरर दे दिया यहाँ पे मैंने प्रिंटफ लिखा है, जो कि मुझे लिखना था प्रिंटफ। तो देखो यहाँ पे टी लिख देते हैं, वापस से Ctrl+S करना होगा, न्यू टर्मिनल। मैं ये बताऊंगा कि एरर क्यों दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से gcc f टैब कर देते हैं, इंटर। देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे a.exe एक अपने आप एक फ़ाइल जनरेट हो गया है। .exe फाइल पहले भी सुन चुका होगा, पहले भी हमने बहुत बार देखा है। .exe फाइल कंप्यूटर्स में विंडोज़ इसको समझता है, .exe फाइल जो होता है, तो यहाँ पे एक जनरेट हो चुका है। अब हमारा जो ये कंपाइल्ड है वो इस पे आ चुका है, तो अब उसे हमें लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली a टैब, अपने आप ये वाला फाइल यहाँ पे आ चुका है। अब उसे कर देंगे हम इंटर। देखो आउटपुट आ गया हमारे यहाँ पे, हेलो आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग विथ रुद्र। चलो बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बखूबी काम कर रहा है। तो ये प्रोग्राम मैंने बस एक टेस्ट दिया तुम्हें, एक टेस्ट है कि मतलब प्रोग्रामिंग ऐसे करना है। समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब आ जाते हैं हम वापस से यहाँ पे चैप्टर्स पे आते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है, इसे हटा देता हूँ। आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड्स। नीचे करते हैं। चलो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है देखते हैं। देखो ए वेरिएबल इज ए कंटेनर। ए वेरिएबल जो है वो कंटेनर होता है। बेसिकली हमारे जो किचन्स में, घर में जो किसी चीज़ को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कंटेनर दिया जाता है। देखिए राइस रखना है, दाल चावल कुछ भी रखते हैं तो उसमें हम एक कंटेनर में उसको रखते हैं। तो उसी तरह वेरिएबल एक कंटेनर है। एग्जाम्पल समझो,
अब देखो 3 यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया है, 3 एक नंबर दिया है मैंने। अब उस नंबर को मैंने कंटेन किया है ए वेरिएबल में, समझ रहे हो ना। 3 जो नंबर है वो ए के अंदर कंटेन्ड है, तो ए जो है एक वेरिएबल है। उसी तरह बी 4.7 है, वो बी के अंदर है, और एक कैरेक्टर है ए, वो सी के अंदर कंटेन हो रहा है। तो ये कंटेनर्स होते हैं, वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है बेसिकली। तो देखो यहाँ कोड पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट वेरिएबल। अब ये मत पूछना यहाँ पे इंट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये मैं बताऊँगा। इंट अभी कुछ भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आसानी से होगा, सब कुछ आराम से समझेंगे। हमने बस यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, ये समझो। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बना दिया, वेरिएबल नाम दे दिया हमने उसका वेरिएबल। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो। लेकिन वेरिएबल्स बनाने के कुछ नियम होते हैं। अब देखो नियम क्या क्या होता है। देखो, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन सी। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो पहला कैरेक्टर है वेरिएबल का वी, वो या तो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, या फिर एक अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, तो ही ये वेरिएबल माना जाएगा। अगर मैं इसे शुरू करता हूँ एक स्पेशल नंबर से, @ से, तो देखो यहाँ पे, देखो नीचे देखो, यहाँ पे आ गया एक रेड लाइन। कंपाइलर बता रहा है, हमारा जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया वो बता रहा है कि यहाँ तुमने गलती की है, मैं इसे नहीं मानूंगा। तो वेरिएबल्स शुरू होते हैं, पहला नियम हमारा कहता है कि या तो वो एक अल्फ़ाबेट से शुरू होगा या फिर एक अंडरस्कोर से। नो कॉमाज, ब्लैंक स्पेस अलाउड। अब इसमें हम कॉमा नहीं दे सकते। अगर हमें एक ही वेरिएबल लिखना है तो अगर हम इसे कॉमा से अलग कर देते हैं तो देखो ये VAIR एक अलग वेरिएबल बन गया, ABLE एक अलग वेरिएबल बन गया। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स बन गए, लेकिन हमें बनाना एक वेरिएबल है तो हम कॉमा नहीं देंगे। और अगर हम एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं तो देखो एरर आ गया। VAIR तो एक वेरिएबल बन चुका है, लेकिन ABLE एक वेरिएबल नहीं है। इसके नीचे देखो रेड लाइन आ रही है, समझ रहे हो ना, इसके नीचे रेड लाइन आ रही है। तो हमें ब्लैंक स्पेस भी नहीं छोड़ना है। अब देखो, नो स्पेशल सिंबल्स अदर दैन अंडरस्कोर अलाउड। स्पेशल सिंबल मैंने जैसे अभी बताया कि @ हैशटैग, परसेंटेज, डॉलर, ये सब हम वेरिएबल्स में नहीं डाल सकते। अंडरस्कोर चलेगा। चलो बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया है। और उसके बाद वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब देखो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं यहाँ एक और वेरिएबल लिख देता हूँ VARABLE, एक और वेरिएबल मैंने लिख दिया। अब देखो ये वाले वेरिएबल को मैंने स्मॉल v से लिखा है, ये वाले वेरिएबल को मैंने कैपिटल चलो वेरिएबल की स्पेलिंग रॉन्ग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं नाम लिख रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ABCD राम श्याम कुछ भी लिख सकता हूँ। तो देखो हमारा यार मुद्दा ये है कि यहाँ पे केस सेंसिटिव है। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल v से लिखा है और यहाँ कैपिटल V से लिखा है तो ये दो अलग अलग वेरिएबल हो गया। C कंपाइलर जो है वो केस सेंसिटिव होता है, वो बड़ा और छोटा अलग अलग कर देता है। वो नहीं समझेगा कि ये दोनों वेरिएबल एक ही है। ये अगर कैपिटल V लिखा है तो ये एक अलग वेरिएबल हो गया, स्मॉल v लिखा है तो ये अलग वेरिएबल हो गया। बढ़िया। अब देखो, वी मस्ट क्रिएट मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स इन आवर प्रोग्राम, दिस इन्हांसेस रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स। अब देखो हमने जो लिखा है ये, अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और सपोज़ हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हमें आउटपुट दिलाना है एरर कोड इक्वल्स टू 404। बहुत टाइम देखे रहे होगे गूगल में, हम जब सर्च करते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसा आ जाता है कि एरर कोड इक्वल्स टू 404 आता है। तो वो अगर हम लिख देते हैं ऐसा, इंट ई इक्वल्स टू 404, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बाद में कभी आता हूँ इस प्रोग्राम में, 1 साल 2 साल के बाद कभी भी इस प्रोग्राम में वापस आता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि मैंने ये ई किस चीज़ के लिए लिखा था, मैंने ये ई किस चीज़ के लिए लिखा था। वही मैं अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ एरर अंडरस्कोर कोड, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो मैं कभी भी इस कोड पे वापस आऊँ, इस प्रोग्राम पे वापस आऊँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 404 है, ये मैंने क्यों लिखा था, ये एरर कोड के लिए लिखा था। चलो बढ़िया। उसके बाद
अब आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? देखो कांस्टेंट बेसिकली एक एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल एक एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। अब देखो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट क्या होते हैं? 3 टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में होता है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर डेसिमल नहीं होना चाहिए बस। रियल कांस्टेंट में होता है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर डेसिमल के साथ। चलो बढ़िया। अब कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कैरेक्टर कांस्टेंट होता है कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर जो कि एक सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के साथ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ इनक्लोज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अब इंटीजर वैल्यू मुझे पुट करना है, यानी कि इंटीजर वैल्यू, तो इसके लिए मैं डालूंगा इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू 5। अब हमें यहाँ पे एक और कांस्टेंट है जो कि है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट में क्या होता है? डेसिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा फ्लोट रियल कांस्टेंट इक्वल्स टू 5.6। अब अभी हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे फ्लोट क्यों लिया, यहाँ पे इंट क्यों लिया, ये मैं सब कुछ बताऊंगा। किसी भी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे। अब जो तीसरा था हमारा वो था कैरेक्टर। तो 4 कैरेक्टर इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड के अंदर हमें लिखना है A। चलो बढ़िया। अब हम यहाँ पे 4 क्यों लिखा, यहाँ पे फ्लोट क्यों लिखा, यहाँ पे इंट क्यों लिखा, ये सब कुछ बताऊंगा। तो ऐसे हमें लिखना है, बेसिकली ऐसे लिखना है अगर हमें चीज़ों को। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अपने वेरिएबल्स को एक मीनिंगफुल वेरिएबल बनाओ। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। आउटपुट यहाँ पे लिख देंगे GCCF टैब A टैब। देखो हेलो आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग विद रुद्र, ये वाला प्रिंट हुआ। क्योंकि ये वाला इसीलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये जो हमने दिया है इसका अभी तक हमने कोई काम किया ही नहीं है, ये आगे करेंगे हम लोग। चलो बढ़िया। अब आ जाते हैं हम वापस नोट्स पे। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो देयर आर रिजर्व्ड कीवर्ड्स। सी कंपाइलर के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। बेसिकली 32 कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं जो कि कंपाइलर पहले से जानता है, पहले से उसे समझता है। ठीक है, तो देखो अब कौन कौन से कीवर्ड्स हैं ये सब याद करने की ज़रूरत है, मुझे तो वैसे पता है, लेकिन प्रैक्टिस में ये सब याद हो जाता है। अब देखो इसमें से यहाँ पे मैंने इंट लिया है, यही वो इंट है जिसे इंटीजर्स के लिए यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे है फ्लोट। फ्लोट डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पे है 4, ये कैरेक्टर वैल्यूज़ के लिए इनपुट किया जाता है। तो टोटल 32 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 4 32 होता है। चलो बढ़िया, तो ये कीवर्ड्स हो गया। अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ये हम रन कर चुके हैं, फाइल को first.c से हमने बना चुका है। अब हम आ जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अब देखो ऑल सी प्रोग्राम हैव टू फॉलो अ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो जितने भी सी प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें फॉलो करवाना पड़ता है। देखो क्या होता है वो, ए सी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ मेन फंक्शन। जो सी प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ये जो मेन है ये मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो बढ़िया। मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इनसाइड इट, और उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं यहाँ तक वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। चलो बढ़िया। उसके बाद ईच इंस्ट्रक्शन इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकॉलन, और जैसे कि देखो यहाँ पे सेमीकॉलन्स का मैंने यूज़ किया है हर स्टेटमेंट के बाद। तो चलो बढ़िया। तो अब ये सेमीकॉलन्स क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है? जैसे कि हम रिटन में करते हैं, कॉपीज़ में करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं कि हम एक सेंटेंस के बाद डॉट देते हैं। जो सेंटेंस हमें फिनिश करना होता है उसे डॉट देते हैं, फुल स्टॉप के साथ क्लोज करते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर के लिए उसे ये लाइन समझना है। ये लाइन वो यहाँ से यहाँ तक रीड करेगा, इसे समझेगा, उसके बाद इसे टर्मिनेट कर देगा। इसे समझने के बाद आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए उसे ये फुल स्टॉप के तौर पे सेमीकॉलन देना होता है। होपफुली समझ गए हो? बढ़िया। अब देखो देयर आर रूल्स
are applicable to all the C programs. Every program start with a main function. मेन फंक्शन मैंने बता दिया, एवरी प्रोग्राम जो है ये मेन फंक्शन से शुरू होता है और ऑल स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड विद अ सेमी कॉलन. जो भी स्टेटमेंट होता है वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है. और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आर केस सेंसिटिव. इंस्ट्रक्शन जो भी दिए जाते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर तुम कैपिटल लेटर में दे रहे हो तो वो एक अलग इंस्ट्रक्शन माना जाएगा, अगर स्मॉल लेटर में दे रहे हो तो अलग इंस्ट्रक्शन माना जाएगा. चलो बढ़िया. देखो, इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन. जो इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं कंप्यूटर को वो उसी तरीके से ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि लिखा गया. पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये, तब ये. समझ गए? चलो बढ़िया. अब कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स आर यूज टू क्लैरिफाई समथिंग अबाउट द प्रोग्राम इन प्लेन लैंग्वेज. देखो, बेसिकली कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स वो होता है जिसे हम यूज़ करते हैं एक प्रोग्राम में कमेंट देने के, यानी कि ऐड ऑन समझ लो कि मतलब समझने में आसानी हो. तो डबल फॉरवर्ड स्लैश के अभी ये मत पूछना कि ये डबल फॉरवर्ड स्लैश क्यों दिया, मैं बताऊंगा. दिस इज ए कमेंट. अब देखो, ये मैंने लिखा है. अब ये जो है कमेंट जो होता है इसे कंपाइलर इग्नोर करता है और कमेंट देने का रूल होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश से. अब बहुत लोग पूछोगे कि अगर मैं इसके डबल फॉरवर्ड स्लैश के बिना अगर मैं इसे लिख दूं तो कंपाइलर इसे एक इंस्ट्रक्शन समझेगा. अब उसके बाद हम इसे अगर रन करते हैं, इसे देखो रन करते हैं तो ये हमारा कुछ देखो ऐसा आएगा. देखो एरर आ गया ना, यहाँ देखो एरर. ठीक है, चलो बढ़िया. इसलिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से इसे एक कमेंट बना देंगे. देखो अब हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा. देखो नहीं आया. देखो कोड में सही से रन कर रहा है. देखो ये कमेंट होता है. तो अब कमेंट के दो टाइप होते हैं. सिंगल लाइन कमेंट जो कि डबल फॉरवर्ड स्लैश से कैरी आउट होता है, और मल्टी लाइन कमेंट जो कि फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक और उसके बाद कुछ भी लिखा जाएगा, उसके बाद एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश. देखो जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक ठीक है. उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज ए सी प्रोग्रामिंग एंड इट इज फन. ठीक है, अब इसे क्लोज करेंगे ऐसे. तो यहाँ से यहाँ तक ये एक कमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कमेंट हो गया. कंपाइलर इसे इग्नोर करेगा. चलो बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया है. अब देखो, कमेंट्स इन सी प्रोग्राम आर नॉट एग्जीक्यूटेड एंड आर इग्नोर्ड. बढ़िया. अब देखो, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन. हम ये कंपाइल कर चुके हैं. पहला कोड हम VS कोड में बना चुके हैं, उसे कंपाइल कर चुके हैं और उसे first.exe से एक फाइल क्रिएट है. अब ये हमारा हो चुका है. अब देखो कंपाइलर क्या होता है. अ कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स अ सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. कंपाइलर जो होता है, हम जो लिखते हैं उस पर हमने जो इसे ये दिया है, कमांड दिया है, ये तो बस एक इंग्लिश में लिखा गया अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज है. तो अब इसे कंपाइलर में देने के बाद इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है. बढ़िया. अब देखो, अ सी प्रोग्राम इज रिटन इन प्लेन टेक्स्ट. इसे किसी भी प्लेन टेक्स्ट में लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं, वर्डपैड में लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ में लिख सकते हैं पेपर के अलावा. ओके, पेपर पे मत लिख देना. पेपर के अलावा किसी भी पैड में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं. उसके बाद कंपाइलर को दोगे, कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा, उसके बाद उसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. अब देखो, अब बात करते हैं. इसे मैं हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ. अब देखो, सबसे पहले आ जाते हैं. अब ये इसका मतलब समझते हैं. #include_stdio.h इसका मतलब क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा. ये एक हेडर फाइल है बेसिकली. अभी के लिए इतना ही समझो, ये एक हेडर फाइल है. इंट मेन मैं बता चुका हूँ. इन फंक्शन होता है. इंट मैं अभी नहीं बताया हूँ, इंट भी बताऊंगा क्या होता है, इंट क्या होता है. अब आ जाते हैं प्रिंटफ. प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ क्या है हमारा? देखो, लाइब्रेरी फंक्शंस.
C language has a lot of valuable library functions which is used to carry out certain tasks. अब देखो फॉर इंस्टेंस हम लोग समझते हैं printf एक फंक्शन है जो कि प्रिंट करता है। देखो printf एक फंक्शन है, तुमसे पूछोगे भैया तुम printf क्या हो, तो printf बताएगा कि मैं एक फंक्शन हूँ जो कि तुम जो भी मुझे दोगे, जो भी स्ट्रिंग तुम मुझे मेरे अंदर लिखोगे वो मैं आउटपुट में प्रिंट कर दूंगा। ये काम होता है printf का, ठीक है। चलो बढ़िया। अब देखो हम लेते हैं printf दिस इज %d। अब तुम पूछोगे %d कहाँ से आ गया, ये %d क्या होता है, उसके लिए हम नीचे चलते हैं। देखो %d होता है इंटीजर्स के लिए, %f होता है रियल वैल्यूज़ के लिए, %c होता है कैरेक्टर्स के लिए। अब देखो हम यहाँ पे वर्ड्स इनपुट दे रहे थे, यहाँ पे देखो वर्ड्स में इनपुट आ रहा था। अब हमें चाहिए कि हमें कोई नंबर इनपुट देना है, कोई नंबर में इनपुट देना है, तो उसके लिए हम %d का यूज़ करते हैं अगर हमें इंटीजर नंबर इनपुट देना है। अगर हमें एक रियल वैल्यू इनपुट देना है तो हम %f का यूज़ करेंगे। अगर कैरेक्टर में इनपुट देना है तो %c का %c का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इंट। अभी हटाने की ज़रूरत नहीं, इंट का मैं मतलब समझाऊँगा। इंट एक इंटीजर वैल्यू लेना है तो इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू 5। एक मैंने इंटीजर वैल्यू ले लिया 5। अब देखो ये वाला हटा देते हैं यहाँ से, इसका हो गया है। अब देखो printf हमें कराना है द इंटीजर वैल्यू इज %d। % क्यों d लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं और इंटीजर वैल्यू कहाँ से आ रहा है, वो इंटीजर वैल्यू ये वाला आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा लिखना है, यहाँ पे हम एक शॉर्ट की भी दे सकते हैं, ये बस एक समझने के लिए है, फॉर द प्रेफरेंस है। तो अगर हम इसे ए लेते हैं तो यहाँ पे बस हमें कंटेनर का नाम देना है, ए देना है, और उसके बाद हम इसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे, टर्मिनल न्यू टर्मिनल, उसके बाद GCCF टैब। देखो यहाँ पे कुछ तो गलत हो गया, गलती समझो। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर तुम्हें गलती दिखाता है। अब गलती कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ देखो एरर एक्सपेक्टेड, एक कॉमा या फिर एक सेमीकॉलन होना चाहिए, कहीं तो सेमीकॉलन छूट गया। सेमीकॉलन कहाँ छूटा है, देखो यहाँ पे, यानी कि कंपाइलर इसे एक साथ समझे, इसे टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ पे इसे कंप्लीट नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक का एक कमांड ये समझे, यहाँ टर्मिनेट कर रहा है क्योंकि सेमीकॉलन यहाँ पे। तो यहाँ अगर टर्मिनेट कराना है तो यहाँ एक सेमीकॉलन डालेंगे, टर्मिनेट होगा, न्यू कंपाइलर सॉरी न्यू टर्मिनल GCCF टैब, उसके बाद ए टैब। देखो द इंटीजर वैल्यू इज 5, सही है। अब हम ले लेते हैं एक और इंटीजर वैल्यू। चलो अभी इंटीजर वैल्यू नहीं लेते हैं, अभी सबसे पहले देखते हैं हम अपना दूसरा रियल वैल्यू कैसे प्रिंट कराना है। रियल वैल्यू के लिए हम लेंगे फ्लोट, फिर से हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोट मैं बताऊंगा फ्लोट कहाँ यूज़ होता है, b इक्वल्स टू 5.6 कॉलन। अब देखो printf the value of b is %f b। अब देखो %f मैंने क्यों लिया, क्योंकि %f होता है रियल वैल्यूज़ के लिए। चलो सही। अब इसे कंट्रोल से सेव करते हैं, टर्मिनल GCCF टैब ए टैब। देखो द इंटीजर वैल्यू इज़ 5, द वैल्यू ऑफ b इज़ 5.6। अब देखो हमारा आ तो गया, लेकिन ये एक साथ प्रिंट कर रहा है, एक साथ ही प्रिंट कर दिया सारा। अब हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि मैं इसे एक लाइन नीचे लिखूं, यानी कि जैसे हम पेपर पे लिखते हैं एक लाइन छोड़ के वैसे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे \n। \n यूज़ किया जाता है, अभी के लिए बस इतना ही समझो कि \n यूज़ किया जाता है लाइन चेंज करने के लिए। अब देखो अब क्या होता है, देखो
द इंटीजर वैल्यू ऑफ 5 द इंटीजर वैल्यू इज़ 5, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 5.6। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं हमें एक कैरेक्टर भी प्रिंट करना है, तो CHAR 4 ले लेंगे। अभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, 4 के बारे में भी बताऊँगा। C इसका वैल्यू दे देते हैं हम 4 को। कैरेक्टर को हमेशा, देखो मैंने यहाँ क्या बताया था, कैरेक्टर को हमेशा, कहाँ गया, हाँ, कैरेक्टर को मस्ट बी इनक्लोज्ड विथ सिंगल कोट्स। ठीक है, कैरेक्टर्स मस्ट बी इनक्लोज्ड विथ सिंगल कोट्स। तो सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज करके हमने ये कैरेक्टर दे दिया A। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करते हैं। printf the कैरेक्टर इज %C। %C क्यों लिया, क्योंकि कैरेक्टर्स के लिए परसेंटाइल लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे हम एक /n दे देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए, और उसके बाद Ctrl+S कर लेंगे, न्यू टर्मिनल, GCC F A टैब। चलो बढ़िया, देखो नो वंडर्स, यहाँ पे A प्रिंट हो गया, यहाँ पे 5.6 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, जैसा कि हमने दिया था। अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ वापस से। अब यहाँ पे हम एक इंटीजर ले लेते हैं, int a इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, और एक और इंटीजर ले लेते हैं int b इक्वल्स टू 10। अब देखो printf कराते हैं, printf the sum of a and b is, the sum of a and b is %d। %d क्यों लिया, क्योंकि हमारा ये इंटीजर है, a प्लस b। चलो बढ़िया, अब इसे हम कर देते हैं सेव, न्यू GCC F टैब A टैब। देखो द सम ऑफ A एंड B इज 15, द सम ऑफ A एंड B इज 10 + 5 15। तो ये एक कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी, जैसे कि अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा GCC F टैब A टैब। देखो -5, क्योंकि A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 10 है, तो 5 - 10 होता है -5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो बढ़िया, अब उसके बाद हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, इंटीजर वेरिएबल होता है, रियल वेरिएबल होता है, और कैरेक्टर वेरिएबल होता है। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल में इंट यूज़ करते हैं, रियल वेरिएबल में फ्लोट यूज़ करते हैं, और कैरेक्टर्स वेरिएबल में चार यूज़ करते हैं। कैरेक्टर वैल्यूज़ में याद रखना है कि इसमें जो भी हम वैल्यू देंगे उसको सिंगल कोट्स में इनक्लोज करना है। अब हम बात करते हैं कि यूज़र से कैसे इनपुट लेना है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि हमें खुद से इनपुट देना था, हम यहाँ पे दे रहे थे a = 5। अब हमें एक वेरिएबल, एक कंटेनर तो दे देना है, लेकिन उसमें यूज़र अपना नंबर डाल देगा, यूज़र से इनपुट लेना। वो कैसे होगा, इन ऑर्डर टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल वी यूज़ scanf फंक्शन। scanf फंक्शन, अब देखो printf यूज़ हो रहा था, जो भी हम दे रहे थे उसे प्रिंट करने के लिए। अब scanf का यूज़ करेंगे हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए। यहाँ से मैं इसका वैल्यू हटा देता हूँ। चलो 2 वेरिएबल बन गए। अब यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ printf दे दिया मैंने। अब यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ a, इंटर द वैल्यू ऑफ a लिख दिया मैंने। अब आ जाते हैं, अब scanf देते हैं। scanf का मतलब समझो, scanf का मीनिंग समझो, ये इंपॉर्टेंट है। scanf, अब scanf में क्या करना है, %d। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो यूज़र होगा वो एक इंटीजर वैल्यू देगा। अगर हम चाहें तो उससे एक फ्लोटिंग नंबर यानी कि रियल नंबर भी इनपुट ले सकता हूँ,
उसके लिए मैं इंट की जगह पर फ्लोट यूज़ करूँगा और परसेंटाइल डी की जगह पे परसेंटाइल एफ यूज़ करूँगा, बस इतनी जगह में। और उसके बाद परसेंटाइल डी यहाँ पे डाला मैंने, कॉमा, और उसके बाद यहाँ हमें चाहिए ए के अंदर, कंटेनर हमारा ए है तो ए वेरिएबल दिया मैंने। अब कंटेनर का एड्रेस समझने के लिए, यहाँ नोट्स पे आते हैं, कंटेनर का एड्रेस समझने के लिए हम %% का यूज़ करते हैं, %, ये वाला %% का यूज़ करते हैं, ये वाला %। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैंने रेड पेन से लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये %% सिर्फ स्कैनफ में यूज़ होता है। देखो, %% इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड इट मीन्स दैट द सप्लाइड वैल्यू शुड बी कॉपीड टू द एड्रेस विच इज इंडिकेटेड बाय द वेरिएबल आई। यहाँ पे मैंने वेरिएबल आई लिया है तो मेरा जो आई के अंदर जो भी इनपुट आएगा, जो मैंने ऊपर में जो, यहाँ से समझो, यहाँ ए, यहाँ मैंने वेरिएबल ए लिया है तो यहाँ जो भी इनपुट आएगा वो ए के अंदर स्टोर होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे देना है %, दे दिया मैंने। अब ये यूज़र इनपुट हो गया, यूज़र इनपुट डालेगा। उसके बाद हम यहाँ करा देते हैं printf द entered value of a is %d, जो कि यूज़र ने डाला है और वो किस चीज़ के अंदर है, वो ए वेरिएबल के अंदर है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे मैं कंस्टेंसी के लिए ये दे देता हूँ और एक /n भी दे देता हूँ ताकि लाइन चेंज हो जाए, अच्छा दिखने के लिए बस, ठीक है। अब इसे करते हैं कंट्रोल सेव, टर्मिनल्स पे जाते हैं, gccf टैब ए टैब। देखो अब हमसे यूज़र मांग रहा है, आउटपुट मांग रहा है कि ए का वैल्यू बताओ भाई। ए का वैल्यू मैं यूज़र से कुछ भी डलवा देता हूँ, 45 डलवा देता हूँ। देखो द इंटर्ड वैल्यू ऑफ ए इज़ 45, आउटपुट आ गया हमारे पास, यानी कि एक कोड सही से काम कर रहा है, इसने अपना काम बखूबी निभाया है। चलो बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट डाउन कर दो, कमेंट्स देख के अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील होता है, मुझे सिखाने में मज़ा आएगा, तुम्हें सीखने में मज़ा आएगा। चलो बढ़िया। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन कराते हैं, एक स्टेप फर्दर लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ए का वैल्यू प्रिंट करा है। अब मैं इससे कहता हूँ, यहाँ से ये वाला हटा देते हैं, अब मैं इससे कहता हूँ कि मुझे बी का भी वैल्यू बता दो भाई। तो बी का वैल्यू बता देगा यूज़र, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। अब बी के लिए स्कैनफ डाल देंगे, स्कैनफ %d एंड क्या डालना है, बी। चलो बढ़िया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि हम बेसिकली एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करें जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशन के लिए करते हैं, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक प्रिंटफ ले लेना है। तो प्रिंटफ the sum of a and b is %d इसीलिए क्योंकि दो इंटीजर का सम एक इंटीजर ही होगा। और इसके बाद फॉर्मूला दे देना a प्लस b। ओके, दैट्स इट। उसके बाद कंट्रोल एस सेव करना है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, gccf टैब, एंटर ए टैब। ओके, ए की वैल्यू देनी है, ए की वैल्यू ले दें एनीथिंग 35 सपोज, एंड बी की वैल्यू समथिंग 70। ऑलराइट, हियर द सम ऑफ ए एंड बी इज 1 not 5। चलो यहाँ तक हो गया, सम का कर लिया हमने। अब एडिशन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया है इसमें हम सब्ट्रैक्शन का फार्मूला डाल देंगे, यानी कि प्लस की जगह पे माइनस। चलो बढ़िया, कंट्रोल एस, न्यू टर्मिनल, gccf टैब, ए टैब, इंटर द वैल्यू ऑफ ए 50 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 30 ले लेते हैं, एंड द आंसर इज 20। ओके, यहाँ पे सम लिखा है मैंने इसलिए सम प्रिंट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन लिखूँगा तो सब्ट्रैक्शन प्रिंट होगा। सेम एज दैट यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रिक का मार्क दूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं
डिवीज़न यानी कि स्लैश का साइन दूंगा तो ये डिवाइड कर देगा. ओके, that's it for today's class, and hopefully you enjoyed the video. If you have learned something, then please do comment down below, and if you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon, because I'll be uploading the next chapter very soon. Till then, keep practicing and keep coding. Thank you. Peace out.